नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नॉलेज ट्रांसमिशन सेंटर बेंगलोर से मैं अजय आपका स्वागत करता हूं। जैसे 2 दिन पहले डॉक्टर मजीद ने इस नॉलेज ट्रांसमिशन सेंटर का उद्घाटन किया था। ये एक नई पहल है, एक नया प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये पहली बार हो रहा है कि कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर को एक लाइव स्ट्रीमिंग की तौर से कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमने आज जैसे डिक्लेयर किया था कि 11 बजे हमारा ट्रांसमिशन शुरू होगा, लेकिन सम टेक्निकल डिफ़िकल्टी आ गई। तो हम भी नए हैं इस चीज़ के लिए, आप भी नए हो, तो कुछ दिन ऐसा होगा कभी कभी, तो बी विथ अस। ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, थोड़ा बहुत तो चलते रहेगा। बट ओवरऑल प्रयास ये है कि इस नॉलेज ट्रांसमिशन की थ्रू हम आप सारे लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, ताकि हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, प्लान्स के बारे में बात करें, कई नई जो पहल होगी कंपनी की तरफ से आपके लिए, वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचाए एक शॉट में यहाँ से बैठकर। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग फील्ड में आके आपसे कभी प्रोडक्ट एजुकेशन की सेमिनार नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो भी होगा। लेकिन यहाँ से कई सारे हज़ारों लोगों तक एक क्षण में हम जब पहुंच सकते हैं, तो ये भी एक बहुत ही एक अहम प्रयास है, महत्वपूर्ण है। इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं, जब उसके बाद हम न्यूट्रास्यूटिकल्स और अपने प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे चीज़ में, ये डिजिटल ट्रांसमिशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके तरफ भी इंटरनेट जो है वो बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। हमारे यहाँ से अपलोड स्पीड बहुत अच्छी है, आपके पास भी, आपके मोबाइल पे, आपके डेस्कटॉप पे, कहीं पर भी वो एक अच्छी स्पीड जब होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑडियो अच्छा आएगा, वीडियो अच्छा आएगा। कभी नहीं आया तो चेक कर लीजिए अपना इंटरनेट ठीक है नहीं है। और जो भी अच्छी होगी बात, अच्छी होगी, ठीक होगी, बुरी होगी, जो भी होगी, आपका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा sdlive@samidirect.com। इस ईमेल पर आप ज़रूर लिखिए, और आपके जो भी सुझाव होंगे या आप चाहोगे कि ये और बेहतर किया जा सकता है और इस तरह से किया जा सकता है, जो भी सजेशंस हो आप बिंदास हमें लिख सकते हैं। इसके बाद हम एक दूसरा प्रयास करेंगे कि हम यहाँ पे इसी स्टूडियो में एक टोल फ्री नंबर भी रखेंगे, ताकि वो एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन उस दिन का, जो भी जनरली 1 घंटे का होगा, वो ख़त्म होने के बाद हम कॉल्स भी लेंगे और उस कॉल्स को जवाब भी देंगे, आपकी जो क्वेरीज़ होगी। क्योंकि जब 1000 लोग कोई कोने में कहीं से भी जब कनेक्टेड है, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको देख पाऊंगा और आप सारे लोग मुझसे बात कर पाएंगे। तो कोई बात नहीं है, वो आप ईमेल के ज़रिए हमें बता सकते हैं और हम उसका जवाब भी तुरंत उसी दिन दे देंगे। तो वो एक नेक्स्ट स्टेप है जो हम जल्दी ही वो भी शुरू करेंगे। तो आज का ट्रांसमिशन अभी मेरे हिसाब से ठीक से आ रहा होगा आपको, एवरीथिंग मस्ट बी ओके। तो हम आज शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हमें सीखने का एक माइंडसेट हमें तैयार करना होगा। कि जैसे सारे लोग कहते हैं कि हम बताएंगे कि इसमें कहाँ से पैसा मिलेगा, मुझे कमीशन कैसे मिलेगा, ये सारी तो चीज़ें हैं, लेकिन इसका मेजर ज़रिया जो है वो अच्छा प्रोडक्ट होता है। और अच्छा प्रोडक्ट जब आपके सामने आ जाता है, आप उसको कस्टमर को प्रेजेंट करते हो, उसको उसकी एडवांटेजेस बताते हो, तो बताने के वक्त आपके अंदर में वो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट एकदम सही है। और वो सही है ये कहते वक्त आपकी बातों में वो जो वजन आएगा वो तभी आएगा जब आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज़ें पता हो। मैं हो सकता है आपको 100 चीज़ें बताऊं, 10 चीज़ें भी ध्यान में रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन वो 10 चीज़ें जो आप बताओगे वो भी तो बड़े कॉन्फिडेंटली बताओगे। तो माइंडसेट जो है वो आपका क्लासरूम का होना चाहिए। सो दैट इज़ वाई आई से वेलकम बैक टू द स्कूल। ये स्कूल ही है जब मैं आपको बताऊंगा कि अपना एक सीखने का एक कभी फिर समय आ गया है। कुछ चीज़ें सीखेंगे, कुछ चीज़ें ध्यान में रखेंगे, और उसी से तो फिर आगे गाड़ी बढ़ेगी। तो ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने कहा कि ये एक आपको एम्पावर करने का तरीका है। ये जो भी ट्रांसमिशन होगा ये यूट्यूब में अपना वीडियो के तौर पे वहाँ पे स्टोर होगा। आप कभी भी उसको देख सकते हो, कभी भी आप दोबारा देख सकते हो, 3 बार देख सकते हो, ताकि सारी चीज़ें पक्की हो जाए। इसी से आपको एम्पावरमेंट मिलेगी।
और यही जो चीज़ है जो आप सीखोगे, यही चीज़ आपको आपके टीम की तरफ बनानी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक स्टैंडर्ड मैसेज जाना चाहिए अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस ग्लोब, वेर एवर वी आर प्रेजेंट। तो वो एक मेजर मकसद है इस चीज़ का। तो सबसे पहले जब हम कुछ भी करना चाहें तो मैं हमेशा इसमें बिलीव करता हूं कि सब बेसिक्स हमें बहुत क्लियर होने चाहिए। अभी मैं आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का क्लास तो लेने वाला हूं नहीं, लेकिन ऐसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स में कई लोग हैं जो बहुत जानकार है, बहुत एजुकेटेड है, कोई डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन कई सारे मेजॉरिटी जो है वो ऐसे लोग हैं जो जिनका साइंस के साथ अभी तक लाइफ में कोई संबंध नहीं आया, और वो बीकॉम होंगे, बीए होंगे, लेकिन उनको ज्ञान है कि ये चीज़ है क्या। लेकिन अगर मैं जैसे कोई सेमिनार में जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ कि अच्छा भैया किडनी मालूम है कहाँ है, तो कोई लोग बता पाते, कोई लोग नहीं बता पाते। अब उसका मतलब ये नहीं है कि वो अज्ञानी है, इतनी ही बात है कि क्योंकि किडनी ऐसी चीज़ है जो हमें दिखती नहीं है, तो हमें समझ में नहीं आता वो है कहाँ। जैसे दिल धड़कता है तो हमें मालूम है दिल हमारे बाएं साइड में है, बट बाकी सारी चीज़ें जैसे लीवर है जो टॉक्सीफ्लश में, उसको जानना ज़रूरी है कि लीवर करता क्या है। तो इस सारी चीज़ों को ना थोड़ा थोड़ा तो भी कम से कम जानने की हमने बहुत ज़रूरत है। दैट इज़ वाई आई विल जस्ट शो यू इन सम स्लाइड्स फ्यू थिंग्स कि जो एक बहुत सिंपल बेसिक्स है जो हमें मालूम होना बहुत बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जान लीजिए कि हमारे जो शरीर है वो इट इज़ मेड अप ऑफ सिस्टम्स। अभी जब मैं सिस्टम बोलता हूँ तो सिस्टम कौन सी है? कई सारी सिस्टम्स हमारे बॉडी में है। अब अपने सर के पास से शुरू करिए, नर्वस सिस्टम है, फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सारी सिस्टम्स जो है वो कई ऑर्गन्स के थ्रू बनती है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम का हमने अभी जिक्र किया, इसमें क्या क्या है? अपना हार्ट है, ब्लड वेसल्स है जिसे धमनियाँ कहते हैं, जिसमें से खून बहता है। तो ये सारी चीज़ों को मिलके एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनती है। तो ये ऑर्गन्स है, इनको बोलते हैं ऑर्गन्स, जैसे हार्ट वगैरह। अब ये ऑर्गन किस तरह से बनते हैं? टिश्यूज से बनते हैं। यानी हार्ट जो है वो बना हुआ है कई सारे टिश्यूज से, और टिश्यूज बनते हैं अपनी सेल्स से। हमारे शरीर में आपको अचरज होगा ये जान के कि करीब करीब 50 से 70 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। अब 50 से 70 ट्रिलियन सेल, तो आप इमेजिन कर सकते हो कितनी सेल्स है हमारी बॉडी में। और कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स बनके एक टिश्यू बनता है, कुछ टिश्यूज मिलके कुछ ऑर्गन बनता है, और कुछ ऑर्गन बनके एक सिस्टम बनती है। सो दिस इज हाउ इट गोज। दैट मीन्स इन अनदर वर्ड्स व्हाट वी कैन से कि हमारी बॉडी एक कॉलोनी ऑफ सेल्स है। जैसे बेंगलोर में अगर हम कहें कि भाई कोई सहकार नगर है, अब सहकार नगर ये कॉलोनी हो गई। अब इसमें कई सारे घर हैं, कई टाइप के लोग हैं। इसी तरह हमारी बॉडी है जो कॉलोनी ऑफ सेल्स है। मतलब हमारा सेल जो है ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। तो जानते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है इस सेल का। अब ये सेल स्ट्रक्चर अगर हमने उसको काटा जाए, एक सेल को पकड़ के जो माइक्रोस्कोप के अंडर में अगर हमने देखा, सुपर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर में, तो आपको इस तरह से दिखेगा। एक ये पिक्टोरियल है, एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है। तो इसमें एक चीज़ तो आप बहुत आसानी से देख सकते हो, सेंटर में जो है, जो पिंक कलर सा है, वो है न्यूक्लियस। और लेफ्ट साइड में बॉटम में आप देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया। ये थोड़ा सा आपके पहचान का है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है CoQ एंजाइम, दैट इज CoQ10। तो CoQ एनर्जाइजर में जो है, तो हमारी बॉडी में जो CoQ10 बनता है वो सारा माइटोकॉन्ड्रियाज में ही होता है। यानी ऑल ओवर द बॉडी सारे सेल्स में, सारे माइटोकॉन्ड्रिया में कोएंजाइम Q10 होता है। इसलिए हम जानते भी हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जिसे हमने जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, बट इनफ टू से कि ये है एक स्ट्रक्चर सेल्स, और ये सेल्स की वजह से ही सारे मिलके हमारी एक शरीर बनता है। अब तो जैसे मैंने कहा, जस्ट लेट अस समराइज कि सेल्स से बनता है टिश्यूज, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से बनते हैं सिस्टम्स, और सारी सिस्टम्स को मिला के हमारा शरीर बनता है। अभी हम देखें कि स्पेसिफिकली हमारी बॉडी किस तरह से काम करती है। बहुत सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल, एक मैं आपको बहुत सिंपल एग्जाम्पल दूंगा। हमारा शरीर एक एग्जैक्टली एक कार की तरह होता है। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स है, जैसे मैंने अभी आपका उसका जिक्र किया, जैसे लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, ये सारे हमारे पार्ट्स हैं। जैसे एक कार के साथ कंपेयर करो तो ये सारे हमारे शरीर के पार्ट्स है। अगर हमने देखा जाए कि
एक कार का इंजन खोला जाए तो उसमें क्या क्या मिलता है, बॉनेट खोल दो, देखोगे आप कि बैटरीज है, वायर्स है, और वहाँ उसमें फ्यूल लगता है, पेट्रोल डालो, डीजल डालो, और क्या क्या नहीं होता। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। लेकिन जब ये कार चलती है तो हमें समझ में नहीं आता कि इतनी सारी चीज़ें काम कर रही है। तो एट ए टाइम बहुत सारी चीज़ें कार के इंजन में जैसे होते रहती है, उसी तरह से हमारे बॉडी में भी हजारों बायोकेमिकल रिएक्शंस चलते रहती है, और हर एक सेल जो हमारे बॉडी का होता है वो एक इंजन पार्ट की तरह होता है। जस्ट सोचिए कि एक हमारा लीवर है, लीवर की रिक्वायरमेंट कुछ और अलग होगी, हार्ट के सेल की रिक्वायरमेंट कुछ और अलग होगी। तो इसी तरह से लेकिन एक कार की रिक्वायरमेंट, जैसे हम बोलते हैं ना डीजल कार हो तो उसमें डीजल ही डाला जाएगा, पेट्रोल डाला जाएगा तो क्या होगा, गाड़ी चलेगी नहीं। अगर डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया जाए तो वही उल्टा होगा काम। तो जिसमें जो चाहिए वही होना चाहिए। दैट इज द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पार्ट। एवरी सेल्स रिक्वायर अ फ्यूल टू फंक्शन। जैसे हम कहते हैं ना कि हर एक, जैसा मैं अभी कह रहा था कि हार्ट के लिए एक स्पेसिफिक चीज़ों की, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, आपके मसल्स के लिए कुछ और रिक्वायरमेंट्स होती है। इसीलिए ये सारा फंडा आया कि बैलेंस्ड फूड का मतलब क्या होता है। अभी हम तो एक एक चीज़ तो नहीं खा सकते खाना खाने में कि अच्छा हार्ट के लिए मैंने ये खा लिया, अभी लीवर के लिए ये खा लिया, अभी किडनी के लिए ये खा लिया। इस तरह से तो काम नहीं हो सकता। तो हमारा जो भी डाइट होगा वो इस तरह से होना चाहिए कि जिसमें हर एक चीज़ हो जो हमारे शरीर के हर एक चीज़ के काम आए, हर एक ऑर्गन के काम आए। इसीलिए मैं उसको कार के साथ आपको कंपैरिजन आपको दे रहा था। तो स्पेसिफिक फ्यूल फॉर द स्पेसिफिक पार्ट, यानी आपके हर एक सेल की एक एक टाइप की रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट हमको पूरी करनी है हमारे न्यूट्रिएंट्स के द्वारा। इसीलिए हम कहते हैं कि न्यूट्रिएंट्स इज अ कंटिन्यूअस नीड ऑफ द बॉडी, क्योंकि बॉडी तो काम करते रहती है। आप जब सोते हो, चलते हो, जागते हो, दौड़ते हो, सोचते हो, या कुछ फिजिकल काम करते हो, या तो कुछ भी नहीं करके जस्ट अगर आप लेटे भी रहे तो भी आपकी बॉडी तो काम करते रहती है। तो इसीलिए उसको जो फ्यूल है वो फ्यूल हमेशा देते रहना चाहिए। अच्छा, फ्यूल जो हमेशा तो आप बार बार तो क्या खाते रहना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। तो एक बार खा लिया तो उसका कहीं ना कहीं उसका निचरा होते रहता है, कहीं कुछ एब्सॉर्प्शन होता है, कहीं स्टोरेज होता है। तो बॉडी सारा काम करती है, एक वेयर हाउस की तरह भी काम करती है। तो न्यूट्रिएंट्स इज अ कंटिन्यूअस नीड ऑफ द बॉडी, सो वी शुड हैव द राइट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब कि ये कि राइट फूड फॉर द राइट सेल and the right fuel, that is what is the requirement. This fuel जिसको हम कहते हैं फूड या न्यूट्रिएंट्स, ये जलते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एक एनर्जी रिलीज होती है। अगेन मैं फिर उसको कार के साथ कंपेयर करूंगा। कार में जब हम पेट्रोल डालते हैं तो होता क्या है, उसमें भी तो एयर फिल्टर लगा होता है, एयर आती है, एयर से ऑक्सीजन आती है, और ये जो केमिकल एनर्जी बाद में तैयार हो जाती है जलने की वजह से, इस फ्यूल की जलने की वजह से, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर कार चलने लगती है। इसी तरह से हमारे बॉडी में भी फूड्स और न्यूट्रिएंट्स जैसे जैसे हमको मिलते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलते हैं और हमें एक एनर्जी मिलती है। देयर इज़ अ TCA साइकिल और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। जितना मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ उस तरह से शरीर में नहीं होता है, बट दैट इज़ हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। हर एक बंदा जान सकता है कि इस तरह से चीज़ अगर चाहिए तो इस तरह से उसको ओवरऑलिंग भी होना जरूरी है। कार को सर्विसिंग में डालते हैं ना 3-3 महीने में, 6-6 महीने में, इसी तरह से हमारे शरीर को भी वो ओवरऑलिंग चाहिए हमेशा। इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं टॉक्सीफ्लश 6 महीने में एक बार, ताकि जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हुई हैं उससे जो भी टॉक्सिन्स पैदा हुए हैं वो टॉक्सिन्स भी निकले जाएं, ताकि बॉडी इज़ अगेन फिट एंड फाइन टू कैरी ऑन। सो दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। जो भी हम खाएंगे, जो भी न्यूट्रिएंट्स लेंगे, उसकी अल्टीमेटली कन्वर्शन होती है एनर्जी में, और वही हमको चलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सिंपल चीज़ें हैं। हम खाना खाते हैं, हमारे इट गोस फ्रॉम योर माउथ, हमारे मुंह से खाना खाते हैं, उसके बाद वो ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके पहले वो स्टमक में जाएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी एब्सॉर्प्शन होती है, और बचा हुआ जो भी चीज़ें हैं कुछ थोड़ी बहुत लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, और जो भी नहीं चाहिए बॉडी को वो हमारे एनस के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। सो इसी तरह से
ये पूरी प्रक्रिया होती है, ये है डाइजेशन वाली। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो छोटे छोटा बहुत, आप एक पिक्चर देखोगे स्मॉल इंटेस्टाइन को, दिखेगा कि एक वायर जैसा बहुत सारा एक लंबा सा उसको इसीलिए वो गोल गोल घुमाया है ताकि एब्सॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होने का वहाँ मौका मिले फूड को। तो वहाँ से वो एब्सॉर्प्शन होता है, फिर उसका क्या होता है वो भी आपको बताता हूँ कि वहाँ से वो जाता है लीवर में, वहाँ से लीवर देखता है कि इसमें क्या अच्छी चीज़ें हैं, बुरी है, उसको निकाले, बाहर करें, फिर वो हार्ट में जाएगा लंग के थ्रू, देन हार्ट में जाएगा, हार्ट से ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और ब्लड स्ट्रीम से सारी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट जहाँ जहाँ जो जो चाहिए वो मिलेगा। दैट इज़ व्हाट द होल प्रोसेस इज़ ऑल अबाउट। इसलिए बेहतर खाए, सही खाए तो सही एब्सॉर्प्शन होगा, सिंपल वाला खाना खाएं तो शरीर को उतनी ही तकलीफ कम होती है। तो हमारा जो फोकस रहेगा, आई होप कि बेसिक्स आपको थोड़े बहुत समझ गए होंगे कि किस तरह से ओवरऑल हाउ द बॉडी फंक्शंस। और इसीलिए अगर हमको हेल्दी लिविंग चाहिए तो सही न्यूट्रिशन चाहिए, और अगर डिसऑर्डर्स और डिसीजेस से हमको मुक्ति चाहिए तो हमें प्रिवेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दैट इज़ वाई वी विल टॉक ओनली ऑन हेल्दी लिविंग, न्यूट्रिशन एंड प्रिवेंशन। अभी ये हो गया डाइट के बारे में कि बैलेंस्ड होना चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए। बैलेंस क्यों होना चाहिए ये आप अब समझ गए। हम हमेशा कहते हैं कि सारी डिसऑर्डर्स और डिसीजेस आज के ज़माने में जो है वो हमारी लाइफस्टाइल की गड़बड़ होने की वजह से है। तो सब लोग कहते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। अब हेल्दी लाइफस्टाइल होती क्या है, अब इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। सिंप्लीफाइड टर्म्स में आपको समझाता हूँ। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि समय पे खाना। अगर आप याद करोगे तो आपके दादा या दादी और जो पुराने ज़माने के सब लोग होते थे, तो वो एक सही समय पे खाना उनके लिए बहुत अनिवार्य होता था। अगर उनको 8 बजे अगर उनको नाश्ता मिलना है टेबल पे तो 8 बजे मिलना है, अगर नहीं मिले तो वो सर पे उठा लेते थे। होता था सबके घर में, आप याद करिए। तो इसी तरह से तो उसको टाइमली होना चाहिए। वो उस बंदे को तो नहीं पता था कि ये टाइमली फूड लेने से क्या प्रॉब्लम्स नहीं होते और कैसे होता है, बट उनको एक जीवन शैली जो थी वो बड़ी डिसिप्लिन्ड चलती थी कि 8 बजे मैं अपना नाश्ता खाऊं, 12-1 के बीच में हमारा लंच हो जाए, शाम को थोड़ा 6 बजे के पहले थोड़ा बहुत कुछ खा ले और रात को एक हल्का सा डिनर लेके सो जाए, जल्दी सो जाए। दैट इज़ व्हाट वाज द जीवन शैली, बड़ी सिंपल सी और बड़ी डिसिप्लिन्ड। और उसी की वजह से मैंने कई लोगों को देखा है, आप भी देखते होंगे कभी कभी कि 80 और 90 साल के लोग भी, उनको आप बूढ़े नहीं बोल सकते, जवान की तरह से वो साइकिल चलाते हैं। मैंने तो कई जगह देखा है। यूरोप में आप जाइए तो आप वहाँ तो देखोगे कि 90 साल के भी हो तो वो माउंटेन भी चढ़ जाते हैं। तो उनकी वो जो लाइफस्टाइल है ना, इट इज़ सो डिसिप्लिन्ड कि वो देखते हैं कि उनका खाना सही हो और एक एक्सरसाइज जो है वो एक बहुत ज़रूरी है। तो वो सारा इसीलिए होता है कि द होल बॉडी पार्ट्स, जो भी सारे बॉडी पार्ट्स है, परफेक्टली अपने अपने एक दूसरे के साथ में बड़े सिंक होके ही काम करते रहते हैं। हमारे यहाँ सीडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए हमें सारी रोगों का या डिसऑर्डर्स का सामना करना पड़ता है। सो टाइमली इंटेक ऑफ फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन वो हम उस पर अमल नहीं करते। हम बोलते कि काम ही इतना था कि खाने को समय ही नहीं मिला। अब समय नहीं मिलेगा तो फिर तो प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे, फिर रोने का क्या मतलब है। तो थोड़ी चीज़ें जो है वो उसमें डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। दूसरा, फूड वही लो जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो। फैट के नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि घी बंद कर देना चाहिए, मैंने ऑयल बंद कर देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको गूगल अभी इतना अवेलेबल है कि कुछ भी चाहिए तो फट से गूगल पे आंसर करके देखते हो। अगर आप सब चीज़ों को देखते रहें कि ये खाए तो क्या होता है, ये खाए नहीं तो क्या होता है, तो आपको दिखेगा कि हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ ऐसा लिखा है कि आपका खाना ही बंद हो जाए। तो ये सारी चीज़ों को एक्सट्रीम में मत ले जाइए। हर एक चीज़ ज़रूरी है, घी ज़रूरी है, ऑयल ज़रूरी है, लेकिन एक सही मात्रा में होना चाहिए। एनी एक्सट्रीम, बहुत ही नहीं खाना, बहुत ज़्यादा खाना, दोनों भी जैसे हमें अलाउड नहीं है। जैसे हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल सुनते ही हमको क्या लगता है, कोलेस्ट्रॉल बड़ी बुरी चीज़ है। कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो चाहिए, लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के ऊपर हो जाती है तो आपको प्रॉब्लम होती है। सो एवरीथिंग इन मॉडरेट कंजम्पशन इज गुड। जितना चाहिए उतना लेना चाहिए, जितना खाए उतना बर्न करना चाहिए, जलाना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए चाहिए आपको एक ऑप्टिमम एक्सरसाइज। ऑप्टिमम एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है
कि आप हर रोज़ जिमिंग करें, 1-1 घंटा जाएं, 2-2 घंटा जाए, पसीना बहाए और घर आके गुलाब जामुन 10 खा ले। तो इस तरह से वो एक्सरसाइज नहीं होता है। ऑप्टिमम एक्सरसाइज का मतलब होता है, जैसे साइंटिस्ट लोगों ने कहा है, कि करीब करीब आप 10 घंटा ब्रिस्क वॉक करें एक हफ्ते में। मतलब हर रोज एक डेढ़ घंटा अगर आप चलें एक पूरे हफ्ते में, हर रोज 1-1.5 घंटा चले, तो दैट इज गुड इनफ एज एन एक्सरसाइज। उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग और ये सारी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, जिसको बॉडी बिल्डिंग करनी है, क्या करना है, उनको तो वो जिम में जाना है। बट एक आम जिंदगी, अच्छी जिंदगी, रोग मुक्त जिंदगी अगर जीना है तो सम ऑप्टिमम एक्सरसाइज इज एक्सट्रीमली नेसेसरी। जंक फूड अवॉइड करें, ये तो आप भी जानते हो, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करना चाहिए। ये सारा तो ठीक है, एक्सट्रीम मत जाइए। इसका मतलब ये नहीं कि कल से मैं बर्गर बंद कर दूंगा, पिज्ज़ा बंद कर दूंगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा, ऐसे नहीं होता है। अगर हर रोज़ आपका फूड ही अगर बर्गर बन जाए, अगर हर रोज़ का नाश्ता, लंच और डिनर भी अगर पिज़्ज़ा बन जाए, तो फिर आपको प्रॉब्लम ज़रूर होगी। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, एक्सट्रीमिटीज़ में मत जाइए। एक मॉडरेट चीज़ में हर एक चीज़ ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, हाइजीन मेंटेन करें। अभी हाइजीन के बारे में काफ़ी सारी चर्चा तो हमेशा होते रहती है, क्योंकि हमारे हाथों पे अभी हम मोबाइल यूज़ करते हैं। आप अगर एक मोबाइल पे, अगर उसके ऊपर अभी रिसेंटली मैंने कोई सर्वे देखा था और एक साइंटिफिक स्टडी देखी थी कि आपके मोबाइल पे मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज आपको दिखे थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल यूज़ करना बंद कर दे, ऐसी बात नहीं है। उसको साफ रखें, हमेशा कान पे लगाए रखें, हमेशा वही करते रहें तो हमें तो वो इन्फेक्शन का वो मोबाइल भी कारण बन जाता है। तो थोड़ी सी हाइजीन लेना ज़रूरी है, और उसकी जो भी हमें उसके लिए प्रिकॉशन लेना पड़े वो करना आवश्यक है, अति आवश्यक है। लास्ट पॉइंट, एडिक्वेट सनलाइट। घर में बहुत सारा रोशनी हो, लाइट आए, पानी अच्छा मिले, और बॉडी को रेस्ट बहुत ज़रूरी है। इसीलिए योगा में भी कहा गया है शवासन करना ज़रूरी है आफ्टर एवरीथिंग एल्स। तो इसीलिए हम रेस्ट भी करते हैं। सो ऑल दिस इन वेरी सिंप्लीफाइड टर्म्स, अगर ये सारी चीज़ें देख ली तो आपको दिखेगा कि दिस इज़ व्हाट हेल्दी लाइफस्टाइल मीन्स। इट इज़ नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ये डाइट, वो डाइट, कीटो डाइट, बहुत सारी चीज़ें अभी मार्केट में आती है, बहुत सारी बातें होती है कि इस तरह से करा तो ही ठीक होता है। कुछ नहीं है। ओवरऑल अगर आप मेंटेन करें, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें, तो एवरीथिंग बिकम्स एब्सोल्युटली ओके एंड द बॉडी फंक्शंस परफेक्टली। हमारे खाने में, जैसे पर्टिकुलरली इंडियन खाने में, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। चाहे वो रोटी हो, चावल हो, कुछ भी हो, इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एक्चुअली स्पीकिंग, जैसे साइंटिस्ट लोग कहते हैं या न्यूट्रिशनिस्ट लोग कहते हैं, डाइटिशियंस कहते हैं कि मेजॉरिटी, अगर एक हाफ अगर एक पूरी एक अगर प्लेट ले ली जाए तो उसका 50% जो है वो आपको प्रोटीन मिलना चाहिए, 25% जो है वो आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलना चाहिए, और बचा हुआ 25% जो है वो काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट जो आप सैलड्स एंड ऑल दैट उसकी वजह से आप ले सकते हो। कुकम्बर है, टोमेटो है, ऑल दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स विच यू शुड ईट। लेकिन अभी हमारा क्या होता है, आप देखोगे तो नॉर्मली कोई भी घर में रोटी सब्जी, या साउथ में जाओगे तो चावल और सांभर, तो मेजॉरिटी जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। इसीलिए अभी आप देखोगे कि भारत में भी, हिंदुस्तान में, साउथ ईस्ट एशिया में ओवरऑल ही अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर सफरिंग विथ ऑल दिस डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल, all those kinds of things which are not actually designed by the God. ये हमने हमारे लिए डिज़ाइन किया हुआ है। That is why we have to change our food habits a little bit. ये सारे जो तीन है ना मेजर, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स, इनको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो जो बड़ी मात्रा में खाया जाता है, इसलिए इसको ये बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। और ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये हमारी सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस जो मैंने आपको अभी अभी कही थी कि बहुत सारी हज़ारों बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में चलते रहती है, वो इसीलिए चलती है कि ये सारी चीज़ों का, ये सारी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का अल्टीमेटली कन्वर्शन हो एनर्जी में। क्योंकि जब एनर्जी मिलती है तभी हम चल पाएंगे, और जब एनर्जी नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो द होल थिंग, जो भी फूड है, न्यूट्रिएंट्स है, सारी कुछ चीज़ें, ये अल्टीमेट गोल इसका है टू गेट द राइट काइंड ऑफ एनर्जी फॉर अस, सो दैट वी वर्क इन अ बेटर मैनर. So these are what biochemical reactions give us the energy. Now let's look at a very simple biochemical reaction.
ये एक ही केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में नहीं होती है, लेकिन मैं आपके सिंप्लिसिटी के लिए आपको बता रहा हूँ। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाए, जैसे चावल खाया, जैसे स्टार्च ज़्यादा होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट्स। रोटी खाई, उसको भी, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स ही है। तो इसको सिंप्लीफाइड करके ग्लूकोज में बॉडी उसको कन्वर्ट करती है। दिट इज कॉल्ड एज अ सिंपल शुगर, उसको बोलते हैं सिंपल शुगर। अब ये ग्लूकोज का होता क्या है कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी हम जो सांस ले रहे हैं, इसीलिए हमको ऑक्सीजन मिल रहा है, लंग्स में जाता है, लंग्स के थ्रू हमारे हार्ट में जाएगा, वहाँ से ब्लड हीमोग्लोबिन उसको कैरी करेगा, और ये ऑक्सीजन वो सेल्स तक पहुँचता है, सारी सेल्स में पहुँचता है हमारे बॉडी के। तो ऑक्सीजन वहाँ पहुँच गया, वहाँ ग्लूकोज अवेलेबल है, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इनकी रिएक्शन होगी और हमें मिलेगा पानी। जो हमारा जो चाहिए बॉडी को पानी उतना रहेगा, जितना नहीं चाहिए वो यूरिन के द्वारा बाहर हो जाएगा। और एक बाहर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करते हैं, और एनर्जी। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर, एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज अ वेरी सिंपलेस्ट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन, वन ऑफ द सिंपलेस्ट रिएक्शन दैट हैपन्स इन योर बॉडी। अब ये ग्लूकोज हमको कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है। जो हम खा रहे हैं उसी फूड से हमें मिलता है। मतलब इसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने के लिए, इफ आवर फूड इज कॉम्प्लेक्स, इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम। जितना कॉम्प्लेक्स फूड खाओगे उतना ज़्यादा समय लगेगा उसको ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्ट होने के लिए। तो फूड कैसा होना चाहिए? सिंपलर होना चाहिए। अभी ये जो केमिकल रिएक्शन, जो बायोकेमिकल रिएक्शन मैंने बताई, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर प्लस एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन होती है एक एंजाइम की वजह से। मतलब एंजाइम एक कैटलिस्ट होता है जिसकी प्रेजेंस, अगर एंजाइम वहां नहीं है तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये इसका रिजल्ट ही नहीं होगा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। तो एंजाइम का होना जरूरी है। एंजाइम्स को कैसा जाने? अगर हम कुछ भी चीज पढ़े तो, जैसे अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, यानी जो भी ASE, ये नाम जो भी ASE से खत्म होता है उसको एंजाइम कहते हैं। तो ये एंजाइम बहुत आवश्यक है। ये एंजाइम कैसे काम करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स को हम कहते हैं कोएंजाइम और मिनरल्स को कहते हैं कोफैक्टर्स, जो हेल्प करते हैं इस एंजाइम के एक्शन के लिए। अभी आपको ये, अगर आपने इसको अपने दिल में, इस स्लाइड को अगर बसा लिया, तो मुझे नहीं लगता आपको कभी भी कोई भी समस्या आए कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा है। अभी आप बताइए, अगर कोई लीवर में एक बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन भूल जाइए, कोई बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर एंजाइम भी रेडी है जो एक रिएक्शन कंप्लीट करेगा। अब वहाँ चाहिए समझो विटामिन B1 जो इस एंजाइम को हेल्प करेगा उस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, और विटामिन B1 है ही नहीं, तो ये केमिकल रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। दैट मीन्स liver will get affected in the absence of certain cofactors and certain nutrients, that is coenzymes like vitamins. इसीलिए एक एंजाइम ऐसा होता है कि जैसे जिंक, मान लो मिनरल है जिंक, जो हमारे कैल्सीडीमैक्स में भी है। तो जिंक एक ऐसा मिनरल है जो आपकी बॉडी के अंदर करीब 300 केमिकल रिएक्शंस को मैनेज करता है। मींस 300 बायोकेमिकल रिएक्शन में जिंक का रोल है। अभी मान लो जिंक है ही नहीं बॉडी में, या कम है, डेफिशिएंसी है, तो क्या होगा? तो वो सारी 300 बायोकेमिकल रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होगी, और वो जहां जहां होनी चाहिए, जो ऑर्गन में होनी चाहिए, वो ऑर्गन को कुछ ना कुछ तकलीफ होगी। आप अभी समझ रहे हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट इज विटामिन एंड मिनरल। हम बड़े लाइटली लेते हैं कि चलो ठीक है यार, कुछ दिन बी कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन खा लेते हैं, कभी मिनरल खा लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज़ की एक महत्वता है, बहुत इंपॉर्टेंस है, और ये हमेशा हम तो बाहर से गोलियां नहीं खा सकते, तो हमारा फूड ठीक होना चाहिए। अच्छा, फूड ठीक नहीं है तो फिर हमको सप्लीमेंट लेना होगा, और वही तो सप्लीमेंट्स सेमी डायरेक्ट आपको प्रोवाइड करती है। सॉलिड पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विथ ऑल विटामिन्स, मिनरल्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो प्रिवेंट करती है काफ़ी सारी डिसऑर्डर्स को और काफ़ी सारे डिसीजेस को। इस बायोकेमिकल रिएक्शन को अपने दिलो दिमाग में एकदम बसा लीजिए कि दिस इज व्हाट द होल थिंग इज ऑल अबाउट। देन यू विल रियलाइज कि बाकी सारा एकदम सिंपल है।
ये रिएक्शन के बियॉन्ड कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। साइंस इज़ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, सादा है, अगर हम उसको सीधे तरीके से सिंपलिस्टिक फॉर्म में अगर समझ जाए तो। सो विटामिन्स एंड मिनरल्स बहुत कम मात्रा में लगते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जैसे कहा मैंने को एंजाइम, तो यानी एंजाइम को हेल्प करने वाला, विच आर रिक्वायर्ड कि वो एंजाइम का नॉर्मल फंक्शनिंग हो और वो बायोकेमिकल रिएक्शन हो। इसीलिए मैंने आपको वो पहले से बताया कि कैसे बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, कितने चीज़ें होती है, कहाँ कहाँ होती है, तो अभी आपको उसका कनेक्शन आया होगा। दूसरा है मिनरल्स, जो कि विच आर मच मोर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स टू मेक द कोफैक्टर्स, और ये कोफैक्टर्स भी एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों को मिला के बनता है हमारा फूड। सो दैट इज हाउ दिस होल थिंग वर्क्स फॉर योर बॉडी। अभी याद करिए कि सालों पहले 50-60 साल या मे बी 70 साल के पहले, या लुइस पास्चर जब भी पहले जो भी एंटीबैक्टीरियल बनाए उसके पहले, पेनिसिलिन के पहले की बात कर रहा हूँ, कि जहाँ जहाँ जो जो डिसीजेस थे, आपको आश्चर्य होगा कि प्लेग हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफॉइड, ये सारी चीज़ों से एपिडेमिक आता था। एपिडेमिक का मतलब है कि सारा के सारा गांव खत्म हो गया और पूरा, मतलब उसको मेडिसिन ही नहीं था। लेकिन आज अगर हम देखें तो क्या मलेरिया से कोई मरता है? बहुत कम, क्योंकि अभी उसके लिए गोलियां अवेलेबल हैं। प्लेग के लिए भी हमको मालूम है कि क्या करना चाहिए, टाइफॉइड के लिए क्या करना चाहिए, हम सारी चीज़ों को जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बैक्टीरिया और वायरसेस के वजह से होती थी, या जो बैक्टीरिया के वजह से हम जानते थे कि कौन सा बैक्टीरियम है, उसके लिए तो हमने प्रोडक्ट्स बना लिए, मेडिसिन बना लिए, उसके लिए मेडिसिन डिस्कवर हुए। तो अभी हम लोगों को उन रोगों पर विजय पाना संभव हो सका है। तो अभी हमें इन सब रोगों की वजह से कोई मर रहा है ऐसा बहुत कम मालूम पड़ता है, बहुत ही कम मालूम पड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो नई आई है, जैसे मैंने बोला कि ये तो भगवान ने आपके लिए डिज़ाइन नहीं करी थी, जैसे न्यू डिसऑर्डर्स, डायबिटीज़ हो गया, आपकी ओबेसिटी हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, ये सारी चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ें तो कोई इसमें बैक्टीरिया नहीं है जिसकी वजह से ये हो रहा है, कोई वायरस नहीं है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ओनली बिकॉज आवर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस व्हाट वी हैव डन। सारी लाइफस्टाइल चीज़ें रिलेटेड है। अब लाइफस्टाइल रिलेटेड होने की वजह से एंटीबैक्टीरियल तो यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि कोई बैक्टीरिया का तो इन्फेक्शन है ही नहीं ओबेसिटी में जिसकी वजह से हुआ है। डायबिटीज़ तो कोई बैक्टीरियम की वजह से तो हुआ नहीं है। तो उसको क्या करना होगा, हमें जिस चीज़ की वजह से हुआ है उसको चेंज करना होगा। दैट इज़ यू विल नीड टू चेंज योर लाइफस्टाइल। दैट इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर वो नहीं कर सकते, वो भी करना है, लेकिन उसके अलावा भी अगर कुछ चीज़ करना है तो वो लेना है न्यूट्रास्यूटिकल्स का। वहीं से निर्माण हुआ, लोगों को अनुभव हुआ कि न्यूट्रास्यूटिकल्स एक ऐसी चीज़ है जिसको फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रिशन दोनों वर्ड्स को मिला के बनाया गया है। तो स्टीफन डी फेलिस ने बनाया था ये सालों पहले। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स में, जिसमें हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। सालों के पहले ये बात कही गई, लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। डॉक्टर मजीद जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी में ऑलरेडी फाइजर पैको रिसर्च में पीएचडी वगैरह करने के बाद में वहीं पे जो फार्मास्यूटिकल्स में काम करते थे, ही रियलाइज्ड कि ये नहीं है, ये प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ही अंडरस्टूड इट एंड ही चेंज द गेम एंड ही केम इनटू दिस फ्रॉम the white coat that he was wearing in the lab. He was adoring the blue suit now, the business suit. He got into this और सारी दुनिया को एक बहुत ही पायोनियरिंग एफर्ट के साथ में बहुत से स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट बनाए, और उसकी वजह से ही हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसमें सारे रिसर्च बेस्ड न्यूट्रिएंट्स ही आपको मिलेंगे। इट इज़ नॉट अ कॉपी पेस्ट फॉर्मूला फ्रॉम एनीवेयर, ये हमारा खुद का रिसर्च है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स का नीड जो है ये इसीलिए आया, पहले नहीं था सालों पहले, अभी इसलिए आया क्योंकि हमारी फूड बैलेंस नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है। तो इसकी वजह से हमें अभी ये न्यूट्रास्यूटिकल्स की ज़रूरत है। वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड द नीड फॉर दिस एंड देन वी नॉट ओनली हम लोग कंज्यूम करें बट कस्टमर्स को भी जब बताएं
तो उनको ये बैकग्राउंड दीजिए कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कि क्या क्या हुआ है, इसकी वजह से क्या क्या अभी हमने केयर लेना चाहिए। अभी न्यूट्रास्यूटिकल्स की सिंपल डेफिनेशन यही है कि सारे वो फॉर्मुलेशंस और फूड्स जिसकी वजह से हमें हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं उनको कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। सिंपल डेफिनेशन है, फॉर्मुलेशंस और फूड्स जो हमें हेल्थ बेनिफिट देते हैं व्हेन टेकन ओरली, दीज आर कॉल्ड एज न्यूट्रास्यूटिकल्स। सप्लीमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिर्फ गोलियां खा के जिया नहीं जा सकता है, तो बाकी सारा जो भी खाते हो खाइए, उसके साथ इसको सप्लीमेंट करना ज़रूरी है। सप्लीमेंट्स आपके डाइट के साथ में उसको मिलाइए और प्रिवेंट करिए काफ़ी सारी डिसऑर्डर्स। फॉर्मुलेशन का मतलब भी लोगों को कोई समझ में नहीं आता। कई बार जब मैं जाता हूं और मुझे मालूम है फॉर्मुलेशन करके मैं कहता हूं ये अपना फॉर्मुलेशन है, तो बोलते सर फॉर्मुलेशन क्या है? तो फॉर्मुलेशन ये होता है कि जैसे आपका टॉक्सीफ्लश है, इसमें 5 से 6 इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको मिला के हमने एक फॉर्मूला बनाया और वो कैप्सूल आई, इसको बोलते हैं फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन मतलब इट्स अ मिक्स of several ingredients or 1 or 2 ingredients also can make a formulation। तो formulation का मतलब वो होता है, that is a general scientific term which is used, लेकिन वो अपने लिए तो एक प्रोडक्ट ही बोलना स्वाभाविक है और इनफ है। तो फॉर्मुलेशंस ये सारी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सपोर्ट करते हैं स्पेसिफिक डिसीजेस के लिए, उसमें भी बहुत काम आते हैं। काफ़ी सारी प्रोडक्ट को तो कहीं कहीं अभी ड्रग का दर्जा भी दिया गया है कुछ कंट्रीज़ में। और एक स्पेसिफिक नीड जब होती है ना, कि जैसे स्पोर्ट्स हो, जो स्पोर्ट्स में जो एथलेट्स होते हैं या उनकी एक स्पेसिफिक नीड होती है, जो अलाउड जो न्यूट्रिएंट्स है वो लोग लेते हैं, उनको भी हम कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स, बिकॉज वो भी उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है मस्कुलर बॉडी होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम ही शुड बी लाइट ऑन हिज फीट। जैसे कोई अगर स्प्रिंटर है तो उसकी नीड्स अलग होती हैं, कोई जो भाला फेंक करता है उसकी नीड अलग होती है, तो हर एक चीज़ की नीड के हिसाब से ये न्यूट्रास्यूटिकल्स भी वो लोग लेते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेशल फिजियोलॉजिकल नीड जब होती है तभी भी न्यूट्रास्यूटिकल्स लिए जाते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स के अलावा एक टर्म और एक यूज होती है, क्योंकि ये जैसे जैसे हम प्रोडक्ट पढ़ेंगे ना, और मैं आगे आगे आपको कुछ प्रोडक्ट्स बताऊंगा, तो उसमें मैं एक चीज़ का बड़ा कॉमनली कुछ वर्ड्स यूज करूंगा, जैसे ओरैक। सारे लोग जानते हैं ओरैक वैल्यू इसकी बड़ी हाई है। अब ओरैक वैल्यू है तो ओरैक है क्या? तो ओरैक इज सिंपल नथिंग बट ऑक्सीजन रेडिकल एब्सॉर्बेंस कैपेसिटी। इसका एक बैकग्राउंड मैं बता देता हूं। यानी फ्री रेडिकल्स को जितना वो एक न्यूट्रिएंट जितना उसको एब्सॉर्ब करेगा, उसको नलिफाई करेगा और नए फ्री रेडिकल्स नहीं बनाएगा, ये तभी संभव है जब वो इंग्रेडिएंट की ओरैक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जैसे टर्मरिक की 1 लाख के ऊपर ओरैक वैल्यू है, वेरी सॉलिड, दैट इज योर कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, बहुत सॉलिड उसकी ओरैक वैल्यू है। तो ओरैक ये वर्ड जब भी यूज़ करते हैं तो समझ लेना चाहिए कि इसकी वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी ये फ्री रेडिकल पैदा कहाँ से होता है, ये सिंपल चीज़ में इसीलिए मैं बताता हूँ कि जो मैंने आपको बायोकेमिकल रिएक्शन कुछ स्लाइड्स पहले बताई थी, उसमें बोला था ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो अभी ये एक सिंपल नॉर्मल रिएक्शन है। अब इसमें से अगर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक O निकल गया, O माइनस, उस O के ऊपर में 2 उसको इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अब ये हो गया O माइनस। अब ये जो O है ये वैसे निकल गया, जिसके पास पेयरिंग के लिए वो ढूंढ रहा है। पेयरिंग जब तक नहीं होगा वो ऑक्सीजन नहीं बनेगा, तो वो निकल जाता है सिस्टम के बाहर, और वो फिर दूसरी सेल वॉल, दूसरे ऑर्गन को भी डैमेज करता है, और फ्री रेडिकल्स का एक चेन रिएक्शन में फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। इसीलिए वो ज़रूरी होता है, दैट इज़ वाई वो जो केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बताई, इसीलिए बताई कि वो हमेशा दिलो दिमाग में एकदम पक्का रखिए कि वो वहाँ से जब फ्री रेडिकल निकल जाता है तो आपको एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। तो मोर द ओरैक वैल्यू, मोर इज द एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी ऑफ दैट इंग्रेडिएंट। इतना ध्यान में रखिए। ओरैक वैल्यू, दिस ओरैक इज अ वेरी सिंपल वर्ड, बाकी भी बहुत सारे उसमें हैं। ओरैक है, बाद में ज़ेरैक भी, ज़ोरैक है, बहुत सारे हैं, बट वो फॉरगेट अबाउट ऑल दैट। इंपॉर्टेंट इज ओरैक, मोर द ओरैक, मोर इज द पावरफुल नेचर ऑफ दैट इंग्रेडिएंट।
जैसे मैंने बताया हल्दी में वेरी पावरफुल। जस्ट मैं यहाँ एक स्लाइड में आपकी जस्ट जानकारी के लिए दे देता हूँ कि यहाँ एक टॉप 10 टॉप 20 जो इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में बताया गया है। वहाँ आप देखोगे 5 या 6 नंबर पर टर्मरिक देखोगे, इट इज़ मोर देन 1,02,000, दैट्स द ORAC वैल्यू व्हाट इट हैज़ गॉट। क्लोव हैज़ गॉट द हाईएस्ट ORAC वैल्यू। इसका मतलब ये नहीं है कि हर रोज़ लौंग खाना शुरू करें और इतनी खाएं कि फिर तकलीफ हो जाए उससे, बट एक सीमित मात्रा में हर एक चीज़ अच्छी होती है। Then there are others from 21 to 40, if you can see there are so many ingredients here जिसकी ORAC वैल्यू दी गई है। तो बहुत हर एक इंग्रेडिएंट के, हर एक न्यूट्रिएंट की ORAC वैल्यू भी ढूंढी गई है, उसके हिसाब से हमारी बॉडी को कितनी नीड है उस हिसाब से काम किया जाता है। और एक टर्मिनोलॉजी है जो मैं आपको अभी बता देता हूँ ताकि वो बाद में जब प्रोडक्ट्स बात करूँगा तो उसका फिर से जिक्र आएगा, जिसको कहते हैं RDA। सर इसका RDA कितना है, ये हमेशा लोग पूछते हैं कि सर इसका RDA कितना है। RDA का मतलब होता है रिकमेंडेड डेली अलाउंस। रिकमेंडेड डेली अलाउंस का मतलब होता है मैग्नीशियम ले लो। इसका RDA क्या है, तो पर डे अगर हमने कहा कि 165 मिलीग्राम हमको चाहिए या पर डे हमको 300 मिलीग्राम चाहिए मैग्नीशियम, उसका मतलब होता है कि इसकी रिक्वायरमेंट पर डे इतनी है, ये रिकमेंडेड वैल्यूज है। तो अच्छा, हमारे प्रोडक्ट्स में क्या हम एग्जैक्टली RDA जितना है उतना ही हम देते हैं क्या? नहीं देते हैं, उससे थोड़ा कम देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे खाने में भी अपने को वो चीज़ें तो मिलते रहती है, तो ज़रूरत से ज़्यादा कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट अप टू RDA और लिटिल लेस देन RDA, दिस इज व्हाट वी इंश्योर हमारे हर एक फॉर्मुलेशन में, ताकि अपना एकदम साइंटिफिक फॉर्मूला एकदम सही तरह से हो, कोई बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ वन अनदर टर्म जो आप दिमाग में रखिए, RDA कितना है, तो RDA विल ऑल्सो कम इन टू दैट। तो इस बैकग्राउंड के साथ नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज व्हाई देयर इज अ नीड फॉर द बैलेंस डाइट, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल। सारी चीज़ें हम जानते हैं, प्रॉब्लम यही होता है कि जानने के बाद में भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमारे लाइफ में नहीं होती, एंड दैट इज़ व्हाई वी इनवाइट सेवरल डिसऑर्डर्स। सारी डिसऑर्डर्स को आमंत्रण देते हैं, रोगों को आमंत्रण देते हैं, और फिर इनका इलाज करने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो बेटर है कि हम हमारे जो शरीर हैं उसको जो जो चाहिए वो हम दें, ताकि हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। हमारी यूनिक प्रोडक्ट रेंज जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे और अगले प्रोग्राम से बात करेंगे। हर एक मंगलवार को और हर एक शुक्रवार को दिन में 11 बजे, क्योंकि 11 बजे मैं जानता हूं कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का वक्त जो है काम का वो 1 बजे के बाद ही शुरू होता है, तो 11 से 12 के बीच में तो आसानी से देखा जा सकता है। आपके मोबाइल पे भी देख सकते हो, अपने टीम के साथ देख सकते हो, कंप्यूटर पे देख सकते हो, उसको प्रोजेक्टर के थ्रू भी देख सकते हो, सारे लोग, बिग मीटिंग्स हो तो 11 बजे हर मंगलवार, हर शुक्रवार हम इस प्रोग्राम का प्रसारण करेंगे। अभी अगला प्रोग्राम जो है वो आने वाले मंगलवार को होगा। आज है 7 तारीख और ये यूनिक तारीख है। आप लोग भी, मैंने भी आज ही सुबह व्हाट्सएप में देखा, 7-7 एक साथ, कितना बढ़िया काम है, 7-7 एक साथ। तो हम 7-7 एक साथ आज से शुरू कर रहा है, ऐसे ही 7-7 रहेंगे हर मंगलवार को, हर शुक्रवार को। जैसे जैसे आपका रिस्पांस ज़्यादा बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी डिमांड्स बढ़ेगी, उस हिसाब से हम भी अपने प्रोग्राम्स और नंबर ऑफ प्रोग्राम्स भी बढ़ाएंगे। वीकली अभी जो बाई वीकली करते हैं उसको ट्राई वीकली कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप तक पहुंचा सकते हैं। तो अगले मंगलवार को मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहिए और खुश रहिए और अच्छा खासी थोड़ी सी सेहत रखिए, और सेमी डायरेक्ट के न्यूट्रास्यूटिकल्स को जितना प्रमोट करना है उतने सच्चे ढंग से, कॉन्फिडेंस के साथ में, कन्विक्शन के साथ में प्रमोट कीजिए। सी यू देन ऑन ट्यूसडे, कमिंग ट्यूसडे at 11 o'clock. धन्यवाद, थैंक यू।